कोरोना से फाइट, कर्फ्यू इन नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से सरकारों की चिंता को बढ़ा दिया है। नाइट कर्फ्यू की वापसी करा दी है। संक्रमण दर में गिरावट के बाद जिंदगी अपने पुराने ढर्रे पर लौट ही रही थी कि संक्रमण के बढ़ते खतरे ने एक बार फिर जिंदगी को बंदिशों में बांध दिया है। नाइट कर्फ्यू की वापसी हो गई है। कई राज्य सरकारों ने रात्रि कर्फ्यू के आदेश लागू कर दिए हैं, लेकिन खुद सरकारी आदेशों में दोहरा मापदंड दिखाई दे रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देख महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा समेत कई राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू के साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगाने की घोषणा कर दी है। गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की, तो शुक्रवार तक यूपी और हरियाणा सरकार ने भी 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश दे दिया। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा ताकि संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने तो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है और नियम उल्लंघन करने पर 500 रुपयों का जुर्माना लगाने का भी फरमान सुना दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की और शादी, विवाह और सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी। इसी तरह ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य की सरकारों ने भी नाइट कर्फ्यू के साथ कड़े नियम और प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के इन आदेशों और फैसलों में दोहरा मापदंड दिखाई दे रहा है। यानी जो आदेश आम जनता के लिए पत्थर की लकीर जैसा है, वो नेताओं के लिए पानी पर खींची गई लकीर जैसा है। क्योंकि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोकतंत्र और जनता की वाहक जिन राज्य सरकारों ने ये आदेश लागू किए हैं, खुद वही चुनावी सीजन में इन आदेशों की कड़ाई से पालना करने से चूकती नजर आ रही हैं। अब सवाल यही कि कोरोना के खिलाफ नीति निर्धारण में क्या नेताओं की करनी और कथनी में अंतर है? राजनीतिक दलों की आखिर इस कोरोना नीति का राज क्या है? ये सब इस पर करेंगे चर्चा और विशेषज्ञों से और एक्सपर्ट से करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कहा है। सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है, सरकार की नीति क्या है संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने की, और किस तरीके से जो नाइट कर्फ्यू है वो कब तक जारी रहने वाला है। एक हमने नाइट कर्फ्यू लगाया, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है और किसी भी गैदरिंग में 200 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। उसको चेक किया जाएगा, अगर कोई उल्लंघना करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बड़ी तेज़ी से ओमिक्रॉन सारे देशों में फैलता जा रहा है, हमारे देश में भी केस बढ़ रहे हैं, तो इसको बचाव के लिए समय रहते कदम उठाना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक तो हमने कहा है कि 1 जनवरी के बाद जिसके दोनों टीके नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। बाकायदा इसकी चेकिंग की जाएगी और अगर कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो इसको कानून के तो जो नियमों की उल्लंघना करेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कड़ी पाबंदियां यहां पर सरकारों की तरफ से लगा दी गई हैं। तो आखिर इन पाबंदियों को कैसे देखा जाए? जो नियम आम जनता के लिए कड़े हैं, सख्त हैं, वही नियम ढीले क्यों पड़ जाते हैं जब बात सियासी दलों की आती है, नेताओं की आती है? जो कोरोना दिन में खुला छूटता है वो रात में ही क्यों डराने लगता है? दिन में आखिर ये पाबंदियां कहां चली जाती हैं? क्या दिन में कोरोना कहीं चला जाता है? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ सवालों पर नजर जो आज हमने इस मंच के जरिए उठाए हैं। तो क्या नाइट कर्फ्यू से थमेगी कोरोना की रफ्तार? दिन में सियासी कार्यक्रम और रात में कर्फ्यू, क्या ऐसे टूटेगा कोरोना का चक्रव्यूह? संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकारों का नाइट कर्फ्यू का फैसला कितना व्यवहारिक? रात्रि कर्फ्यू के सरकारी फैसले पर जनता को कितना विश्वास? कोरोना के खिलाफ रणनीति में क्या है एक रूपता की कमी? यानी जो नीति एक राज्य सरकार अपना रही है वो दूसरी राज्य सरकार क्यों नहीं अपनाती है?
क्यों साथ सब मिलकर एक साथ कदम नहीं बढ़ाते हैं? नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। सरकार के इन फैसलों से जुड़ी आपकी भी अपनी कोई राय, कोई सुझाव हो या कोई आपत्ति, कोई शिकायत हो तो आप इस मंच के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। जिम्मेदारों से अपना सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जेजेपी के प्रवक्ता हरदीप पाटला जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दहिया जुड़े हैं। सबसे पहले मैं हरदीप पाटला से सवाल करना चाहूंगी। हरदीप पाटला जी, सरकारें एक बार फिर से सतर्क नजर आ रही हैं, एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं और कड़ाई से एक्शन लिया भी गया है। आप क्या कहेंगे कि ये जो नीति है ये कितनी अपने आप में पूरी है, संपूर्ण है, या इसमें कोई कमी आपको दिखाई देती है? क्योंकि जो फैसला सरकारों ने लिया है ये सभी ने नहीं लिया है। संक्रमण का डर सभी को है, लेकिन सभी की तरफ से उस कड़ाई से नहीं लिया गया है जैसे लेना चाहिए था। क्या ये अपने आप में संपूर्ण है? देखिए, जो ओमिक्रॉन का ये कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, देखिए पूरे विदेशों के अंदर भी आपने देखा कि दोबारा बहुत तेजी से फैल रहा है। और जहां तक कोरोना की बात है, देखिए सबसे पहले जो बीमारी का इलाज होता है उससे बेहतर होता है कि हम उसका बचाव करें उसे। उसी को देखते हुए सरकार अलग अलग तरीके से जनता को जागरूक करने की कोशिश करती है। और इसी के तहत जो नाइट कर्फ्यू जो सरकार ने घोषणा की है लगाने की, वो बहुत जरूरी था। क्योंकि कई बार हमने लोग देखते हैं कि आम जनता का लगभग 9 या 10 बजे तक जब काम हो जाता है, उसके बाद भी बहुत से लोग फालतू के अंदर बिना व्यर्थ में ही जो आपस में घूमते हैं, और जो कि वो भी एक कोरोना जो से फैलता है। तो निश्चित तौर पर नाइट कर्फ्यू का जो कारण, आप ये देखिए छोटे शहरों में शायद लोग कहेंगे भाई इसका इतना फायदा नहीं है, लेकिन जो बड़े शहर है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर लोग 11 बजे के बाद और बहुत व्यर्थ में कार्यक्रम करते हैं। और निश्चित, और उनके अंदर जब नाइट हरदीप जी, अगर आम लोगों को रोकने के लिए नियम लाया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नियम या कड़े कानून नहीं बनाए जाने चाहिए, पाबंदी लगाई जानी चाहिए, लेकिन जब पाबंदी लगे तो सभी पर पूरी तरीके से लगनी चाहिए, हर एक को कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए। ये किसी को छूट और किसी को यहाँ पर पूरी तरह से जकड़ देना नियमों के अंदर, ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए, जहां तक नियमों की बात है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी नियम के अंदर कोई भेदभाव किया गया। नियम निश्चित तौर पर सभी में बिल्कुल बराबरी पे लगाए गए हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं उसके अंदर भी निश्चित किया गया है कि जो भी ऑफिसर जाएगा वो पूरा वैक्सीनेटेड होना चाहिए, दोनों डोज नहीं। मैं ये जानना चाह रही हूँ हरदीप जी कि आप देखते हैं कि सरकार जो आदेश पारित करती है, जो उन आदेशों की पालना के लिए जनता को कहती है कि कड़ाई से उनका पालन करें, क्या सरकार में बैठे या जो जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो उतनी ही कड़ाई से उसका पालन करते हैं? क्या यहाँ पर सरकारी आयोजन होना बंद हो चुके हैं? सरकारी कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। दिन में अगर ये आयोजन हो रहे हैं तो क्या इन आयोजनों को दिन में होने की वजह से, क्योंकि सरकार का नियम दिन से लागू नहीं है, छूट दी जा सकती है, सिर्फ रात से लागू है, तो रात में ही उसका पालन करना जरूरी हो जाता है? मैं आऊंगी इस सवाल पर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रोहतक से रणबीर जुड़े हैं। स्वागत है आपका रणबीर, रखें अपनी बात। कायनाथ जी नमस्कार। जी नमस्ते। कायनाथ जी, देखो ये कोरोना या ये ओमिक्रॉन जो चला हुआ है, ये कोई रात को नहीं फैलता, ये दिन में भी फैलता है, रात को भी फैलता है। इसलिए हम तो जनता से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेताओं के बहकावे में न आए और किसी भी रैली में न जाएं, अपनी जान की परवाह करें और अपने स्वास्थ्य को बचाएं। क्योंकि नेताओं तो मंच पर रहते हैं और नेताओं के लिए सभी हॉस्पिटलों में बेड आरक्षित है। इनका इलाज फ्री है, जनता का इलाज फ्री नहीं है। जनता पिछली बार जैसे मर रही थी वही आज ये नेता अब कर देंगे। इसलिए जनता से मेरा तो आग्रह यही है कि इन रैलियों में ना जाए, भीड़ भाड़ से बचे और अपनी सेफ्टी रखें। और मेरा एक और कहना है कि किसी भी जिले के एमएलए का उस जिले से बाहर इलाज नहीं होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। ये स्वास्थ्य की तरफ तो ध्यान नहीं दे रही है, नहीं करे कि हमने इतने डॉक्टर भर्ती कर दिए, इतने नर्स भर्ती कर दी, इतने हमने लैब असिस्टेंट को भर्ती किया है। अरे उसको बढ़ावा दीजिए, उसमें डीजीपी का 1.5% भी खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारा देश क्या तरक्की करेगा स्वास्थ्य के लिए? हमारे वीर साहब बहुत अच्छे दमदार हैं, लेकिन उनकी चल नहीं रही, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन उनको एक नेक नीति से काम करने वाले इंसान है, ये हम मानते हैं। जी बहुत शुक्रिया रणबीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी हरदीप पाटला जी, देखिए, जहां तक ये नेताओं की बात है या ऑफिसर्स की बात है, मैंने आपको बताया भी कि सभी के अंदर गाइडलाइंस सभी के लिए बराबर तौर पर जारी की गई है। कोई भी कार्यक्रम हो,
ये नहीं है कि सरकारी कार्यक्रम हो या प्राइवेट कार्यक्रम हो, दोनों ही कार्यक्रमों के लिए जो गाइडलाइंस है सेम है। सभी कार्यक्रमों के अंदर जो भी लोग उसमें शामिल होंगे वो निश्चित किया जाएगा कि वो वैक्सीनेटेड हो, मास्क लगा रखा हो और कम से कम उनकी दूरी बनाए। देखिए, मैं पहले कहूँ, सरकार का जो सबसे पहले काम होता है लोगों को जागरूक करना होता है, और सरकार हर तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी कर रही है, चाहे टीवी के माध्यम से हो या डीसी स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो। लेकिन फिर भी सरकार नहीं, प्रहरदीप जी, आप कह रहे हैं कि सरकारों का काम जागरूक करने का होता है, चाहे माध्यम कोई भी हो, ठीक है, लेकिन खुद आचरण करके भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम खुद ही उसका आचरण नहीं करेंगे, खुद ही नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो क्या जनता उसका पालन कर पाएगी जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही है, अपेक्षा की जा रही है? अगर यहाँ पर हम चुनावी राज्यों की बात कर ले तो यहाँ चुनावी राज्यों में कहीं भी नहीं दिख रहा है कि रैलियों पर रोक लग रही है। जो भी सियासी दल है वो बेछूट होकर, बेखौफ होकर रैलियां कर रहे हैं, अपने सम्मेलन कर रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, दौरे नहीं रुक रहे हैं नेताओं के। तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आम जनता उतनी गंभीरता से नियमों का पालन करेगी जितना हम समझ रहे हैं या उम्मीद करते हैं? या सिर्फ जुर्माना ही वसूल करके हम अतिशयोक्ति कर लेंगे, ये मान लेंगे कि जुर्माना वसूल लिया है तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, आगे से ये नहीं करेंगे? लेकिन क्या ऐसा मानना समझदारी का फैसला, समझदारी भरा कदम हो सकता है? इस पर बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक कुमार जुड़े हैं गुरुग्राम से। स्वागत है आपका दीपक, रखें अपनी बात। दीपक जी अपनी टीवी की आवाज कम कर दें और जल्दी से बात रखें अपनी। जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहें। चलिए, लगता हमारा संपर्क टूट गया है। हरदीप जी से मैं ये सवाल का जवाब जरूर लूंगी, लेकिन संतोष दहिया सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संतोष जी, आप कैसे देख पा रही हैं? क्या आप मानती हैं कि टाइमिंग के हिसाब से जो है संक्रमण को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है? क्या टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर हम पाबंदियां लगाते हैं, सख्ती करते हैं, तो ये एक अपने आप में पर्याप्त कदम हो सकता है, या कह सकते हैं कि परिपूर्ण कदम है, या आधा अधूरा कदम है? कायनात जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी कॉमन व्यक्ति बाहर नहीं जाता है, सब लोग अपने घरों में होते हैं। आजकल सर्दी का मौसम है, 5:30 बजे और 6 बजे हर व्यक्ति अपने घर की तरफ दौड़ता है और घर में घुस जाता है लगभग। और 8 और 9, 10 बजे के बाद तो सोच ही नहीं सकते कि कोई बाहर घूमता होगा। अगर कोई बाहर घूमता होगा तो सो कॉल्ड नेता टाइप लोग घूमते होंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई कॉमन व्यक्ति इस टाइम बाहर घूमता है। उस वक्त मुझे नहीं लगता कि ये जो आदेश हुआ है इसका कोई भी इफेक्ट जनता के ऊपर होने वाला है। दूसरी बात, दिन में जहां बात करनी चाहिए, दिन की बात क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव अभी होने जा रहे हैं, और क्योंकि रैलियां करनी है नेताओं को, भीड़ इकट्ठा करना है नेताओं को, दौरे करने हैं नेताओं को, तो ऐसे में अगर ये कर्फ्यू दिन में लगता है तो डेफिनेटली उनके ऊपर असर होगा। ये केवल लोगों की आंखों में धोखा है, उनके आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जिस तरह से कोरोना में दुनिया भर के हमारे युवा लोग मरे हैं, हमारे यहाँ कोई भी किसी भी तरह की जो अच्छी चिकित्सक सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। कोई यहाँ हॉस्पिटल खोलने की बात नहीं करता, कोई यहाँ एजुकेशन की बात नहीं करता, कोई यहाँ सिक्योरिटी की बात नहीं करता। अगर केवल बात होती है तो वोट की। आज अगर किसी भी चीज को यूज किया जाता है वो वोट के लिए यूज किया जाता है। आज एक रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का मुझे एक कारण बता दो कि एक औचित्य ये बनता है। किसी भी सूरत में हम इस बात से सहमत नहीं है। अगर इनको बंद करना चाहिए तो इनको स्कूल कॉलेजेस में तरीके से जो क्लास लगती हैं उनमें उन जो नियम है उनको निर्धारित करके क्लासेस होनी चाहिए। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इस तरह की जगह पर लिमिटेशंस इनको बनानी चाहिए। कोई ब्याह शादियां हैं उसमें लिमिटेशंस बनानी चाहिए। और ये जो लगातार बिल्कुल संतोष जी मैं आपकी बात लूंगी। संतोष जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, मैं आऊंगी आपकी तरफ, आगे आपकी बात मैं पूरा करने का मौका पूरा दूंगी आपको। एक दर्शक है सतबीर सोनीपत से जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सतबीर जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। मैडम जी, स्वतंत्रता सेनानी की पोती है जी ज्योति। तो जी 3 साल हो गए
उसके कागज भेज रखे जी। अब तक वो 51,000 रुपये कितना दान नहीं मिला जी। और हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं, कहें। हाँ जी, ये जी ज्योति नाम की लड़की है और फ्रीडम फाइटर की पोती है जी, स्वतंत्रता सेनानी की। तो जी ये तो बीच में दे रहे हैं जी हरदीप। हाँ जी, स्वतंत्रता सेनानी की पोती है जी, 51,000 रुपये मिलने थे जी। हाँ जी, स्वतंत्रता सेनानी की पोती है जी, 51,000 रुपये मिलने थे। और 3 साल हो गए जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। सीएम विंडो में भी डाल लिया हमने। ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि कई जगह पर आप गुहार लगा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद हम करेंगे कि इस माध्यम से आपकी बात जो है जो जिम्मेदार हैं वहां तक जरूर पहुंचेगी और जो समस्या है उसका निवारण जरूर होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी संतोष जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये बोल रही थी, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में आपने देखा जब इलेक्शन था, कोरोना पीक पर था, हरदीप जी, लेकिन वहां पर लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं, लाखों लोग, जिनके यहाँ मास्क नहीं था, कोई डिस्टेंस नहीं था, किसी तरह का कोई भी जो प्रिकॉशन यूज करना चाहिए था वो नहीं किया गया। लेकिन रैलियां धड़ाधड़ हुई, किसी ने कुछ नहीं माना। आज क्योंकि इलेक्शन सर पे है तो दिन में इन लोगों को रैलियां करनी है, भीड़ इकट्ठी करनी है, सब कुछ करना है। इस वजह से केवल लोगों की आंखों में एक धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, केवल उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्रिकॉशनरी कुछ नहीं किया जा रहा। जो फॉरेन से लोग आए हैं, मुझे ये बताइए, उनको भी डिटेक्ट ये लोग नहीं कर पाए हैं। कहां पर 1036 लोग पता नहीं कहां है, उनका आंकड़ा ही नहीं पता कौन है। अभी अभी हमें पता लगा कुरुक्षेत्र में, हमारे यहाँ बिल्कुल छोटा सा गांव है, यहाँ पर एक कोई फॉरेन से आए थे और उनका बेटा स्कूल में जा रहा है। वो स्कूल में गया है, किन किन लोगों से मिला है, किन किन बच्चों से वो कनेक्ट हुए हैं, वो बच्चे अपने पेरेंट्स, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये कि नेटवर्क कितना लंबा, कहां दूर तक ये जाएगा। अभी पेवा में 7 लोगों का पता लगा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग फॉरेन से आए हैं उनको एयरपोर्ट पर ही मतलब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको वहां रोकना चाहिए था, उनका चेकअप होना चाहिए था। और अगर उनमें ये संक्रमण दिख रहा था तो उनको वहीं पर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाना चाहिए था। लेकिन वहां जहां इनको काम करना चाहिए वहां नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब केवल वोट की राजनीति होती है, ना कोई गाय से मतलब है, ना कोई राम से मतलब है, ना कोई किसी और से मतलब है। एक धर्म के लोग एक तरफ से गाली देते हैं, दूसरे शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर केवल जहर घोला जा रहा है, लोगों को मरवाया जा रहा है। और मैं ये मानती हूँ कि थोड़े दिनों में अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये देश उस चौराहे पर खड़ा होगा जहां केवल अंधकार अंधकार नजर आएगा। क्योंकि जो लोग रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, फिर किससे उम्मीद करेंगे हम? इन लोगों को ये समझ आना चाहिए कि कोरोना में किस तरह से हमारे युवा मरे हैं। नियत हरदीप जी, मैं चाहती हूँ विषय पर हम बात करते रहे, विषय पर रहें कि नियत जो है वो संक्रमण को रोकने की है, लेकिन नीति में फिर ये दोहराव क्यों? नीति अलग अलग क्यों? नीति में इतनी ढिलाई क्यों? रोकने के लिए जो प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए तो वो नहीं किए जा रहे। रात को 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का मतलब क्या है? और रात को 11 से 5 बजे तक ये बात सोचने की है, क्योंकि उस टाइम कोई बाहर नहीं जाता है, कोविड में कोई बाहर नहीं जाता है। तो ऐसे में रात को 11 से 5 बजे चलिए संतोष जी बिल्कुल मैं जवाब लूंगी हरदीप जी से इसका। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय किशन जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका जय किशन, बताएं कहां से बात कर रहे हैं और रखें अपनी बात। मैं जय किशन दलाल जी गाँव मांडोठी से बोल रहा हूँ जी, बहुत स्वागत। जो ये रात का कर्फ्यू लगाया है, ये सरकार की बेईमानी और बदतमीजी का एक नतीजा है। अगर इन कर्फ्यू लगाना है तो दिन में लगाइए, जहाँ ये नेता जो है ना भीड़ इकट्ठी करते हैं। यार ये जब तक ये सरकार है घनौनी कार्रवाई करती रहेगी तब तक इस देश के निर्दोष लोग बीमारियों से मरते रहे। इनका बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है। इन वोट दिखते हैं और भी रैलियां दिखते हैं, इनकी रैलियों में जो भीड़ होती है उन पर लगाओ कर्फ्यू, जब जाके इस देश की युवा या पीढ़ी बच सकती है। वरना ये तो वोट 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 और कुछ नहीं है। चाहे दुनिया बाढ़ में जाओ, चाहे भूखे मरो, चाहे क्या मरो।
चलिए, बहुत शुक्रिया जय किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हरदीप जी, आप सुन पा रहे हैं लोगों की नाराजगी किस कदर यहाँ पर दिखाई दे रही है, खफा है किस कदर सरकार के इस फैसले से कि आखिर ये फैसला उस वक्त क्यों नहीं लिया जाता है जब भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जाता है और ज्यादातर ये भीड़ जो है चुनावी सभाओं में, रैलियों में दिखाई देती है, जो चुनावी या सियासी आयोजन होते हैं उनमें दिखाई देती है। आम लोगों पर ही ये फैसला क्यों, इससे कितना असर पड़ता है? जो छोटे दुकानदार है जिनका रोजगार जो है रात के वक्त ही शुरू होता है, उन पर कितना इससे असर पड़ सकता है या पड़ता है? कायनात जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि ये देश बहुत बड़ा देश है। इसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए उपलब्ध साधन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रोज कमा कर खाना है। संतोष, आप रुकिए संतोष जी, बीच में डिस्टर्बेंस ना करने, कोई टिकट कोई मिल नहीं यार, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। नहीं, आपको मैं पूछ रही हूँ, रात को बीच में बार-बार क्यों बोल रहे हो आप? कौन कमाने वाले जाते हैं? जो गरीब लोग हैं, रात को 11 से 5 बजे तक किसको काम मिलता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम करने जाता होगा 11 से 5 बजे तक। मुझे आप जवाब सुन लीजिए। 11 बजे जो आपने कहा कि सभी लोग जो अपने कामों से होके 11 बजे के बाद कोई नहीं निकलता, जो ये गाइडलाइंस है उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने घर में बैठे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो 11 बजे के बाद भी घूम रहे हैं। आप इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि उन लोगों के लिए गाइडलाइन नहीं है कि काम करने के बाद वो 11 बजे अपने घर में घुस गए, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो 11 बजे के बाद भी जिनके पास काम नहीं है और वो व्यर्थ में घूमते हैं। और दूसरा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि व्यर्थ में घूमने वालों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या टाइमिंग के हिसाब से संक्रमण की रफ्तार जो है वो तेज या कम होती है? क्या दिन में उतना खतरा नहीं होता है संक्रमण का जितना रात में बढ़ जाता है? बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग, गरीब लोग भी रहते हैं इस देश के अंदर, जो अब ये बहुत आसानी से संतोष जी ने कह दिया कि दिन में भी कर्फ्यू लगा दो। अगर दिन में कर्फ्यू लगाते हैं, जो दिहाड़ी वाला बंदा आदमी है, बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है क्या सिर्फ खाना पूर्ति फिर इस तरह के आदेश देके राज्य सरकारों के आदेशों में एकरूपता क्यों नहीं आ रही है? 5 बजे तक कितने लोग हैं, कितने दिहाड़ीदार हैं जो रात को 11 से लोगों को लेके सुबह 5 जब भी बजे तक समय काम पे जाते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ। पहले भी कर्फ्यू आगे आएगा, ऐसे नौबत आती है तो वहां भी लगा दिया जाएगा, लेकिन व्यर्थ के अंदर जब पीछे भी ऐसे हालात हुए थे जब पूरा बंद हो गया था। मैं मानती हूँ इस बात को, जब संक्रमण बढ़ेगा तो ये चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन संक्रमण ज्यादा। चलिए हरदीप जी, संतोष जी, एक और दर्शक हमारे जुड़े हैं, उनसे भी उनका ले लेते हैं पक्ष के वो क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत स्वागत है आपका श्यामलाल जी, रखें अपनी बात। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते मैडम, जो ये आज कल में सीएम साहब ने जो भी ये अभी कर्फ्यू की बात करी है, इसमें आम जनता को कर्फ्यू का कौन सा बेनिफिट है? इससे संक्रमण कैसे रुक सकता है मैडम? जब दिन में जो जितना पब्लिक दिन में काम करती है, नेता लोग जहाँ भी रैली करनी है दिन में करते हैं, किसी का कोई भी प्रोग्राम है रैली का वो भी दिन में होती है। रात को एक आम जन जो रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ऐसी कहाँ भीड़ इकट्ठा होती है जहाँ पे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है? क्या सरकार में कोई जो भी है डीजीपी के पार्लर भी बैठे हैं, क्या ये बता सकते हैं कि रात को कहाँ संक्रमण फैलता है, कहाँ भीड़ इकट्ठी होती है? जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। हम समझ गए हैं जी। 11 बजे के बाद घर से नहीं निकल रहा तो इस गाइडलाइंस का दिक्कत क्या है उसको? हरदीप जी, गाइडलाइन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि नियम जो है वो आम जनता के लिए अलग क्यों हो जाते हैं और वही नियम नेता के लिए क्यों अलग हो जाते हैं? शादी ब्याह और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। हरदीप जी एक मिनट, लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया, लेकिन क्या उन्हीं आदेशों में ये कहीं बताया गया है कि चुनावी रैली में कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, किस तरीके से बुलाया जा सकता है, कितना काफिला बड़ा होगा, या आयोजन जो है वो कितने वक्त के लिए और कितनी दूरी के साथ वो हो सकता है? कहीं भी इस बात को मेंशन किया गया है? अभी संतोष जी ने भी बात को उठाया कि शायद या तो संतोष जी ने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी है, गाइडलाइंस आ चुकी है, अभी किस कार्यक्रम में 200 से ऊपर ज्यादा लोग नहीं हो सकते, स्कूलों के अंदर मास्क लगा के जाना जरूरी है, स्कूलों के अंदर कॉलेजेस के अंदर वैक्सीनेटेड होकर लगाना जरूरी है, सरकारी कार्यालय में वैक्सीनेशन करवा के जाना जरूरी है। यहाँ पे चर्चा करने से पहले गाइडलाइंस को पढ़ना चाहिए। कोई गाइडलाइंस हमने पढ़ी, सरकार भाई एक मिनट सुनिए आप, हमने गाइडलाइन पढ़ी है। सबसे पहली चीज तो आपने कहा कि आप गाइडलाइंस पढ़िए,
उसके बाद मैं आपको बता सकता हाँ, गाइडलाइन हमने पढ़ी। अब आप 1 मिनट सुनिए। आप, मैं ये कह रही नहीं हूँ कि पढ़ी आपने कहा कि guidelines, रात को आपने 11 से guidelines लेके पढ़ी है? सुबह हरदीप 5 जी, बजे हरदीप तक जी, लोग हरदीप जी, आएंगे। 1 मिनट सुन तो लीजिए। हार्दिक हरदीप भाई, जी, 1 मिनट सुनिए। हरदीप जी, मैं हरदीप जी, हरदीप जी, अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम हरदीप भाई, आयोजित ये किया जो- गया था। इकाना स्टेडियम है ये लखनऊ का, जहां पर आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। कायनात जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ हरदीप भाई से, क्योंकि चलिए। सरकार का ये लोग हिस्सा है। और जल्दी क्योंकि से मैं ये सरकार जानना का चाह रही हूँ हिस्सा कि है, आप इनको मानते हैं सरकार कि की सरकारी बोलना है। आदेशों में एक रूपता की कमी है, एक रूपता नहीं होती है? डेफिनेटली एकता की कमी है, और जी। अगर कोरोना को रोकना है हरदीप तो जी। सरकार को सोचना होगा और सही डायरेक्शन में काम करना होगा। आइडिया से काम नहीं चलेगा। सरकारी कर्मचारी के लिए, नेता के लिए, आम जन के लिए बिल्कुल सेम है। किसी भी चलिए, सरकारी कार्यकर्ता आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के अब तक करीब 400 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। नया वेरिएंट पुराने डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इसलिए सरकारें अभी से अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन पहले की तरह इस बार भी राज्य सरकारों में एक दूसरे के साथ तालमेल की कमी नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ चुनावी रैलियां और राजनेता इन आदेशों से अछूते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।